हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आई एम नेहा मैम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। ओके, सो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम तो हमने क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं एटम क्या होता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन सी थियरीज आई, क्या क्या है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। सो एटम, जब भी हम बात करते हैं एटम की, क्या कहा मैंने, जब भी हम बात करते हैं कि एटम को हमारे में सबसे पहले क्या आता है, एटम मतलब क्या। एटम क्या होता है, बहुत ही इनडिविजिबल पार्टिकल होती है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल होती है। हमने ये सब देखा है। लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करते हैं एटम की, तो सबसे बेसिक, एकदम बेसिक बात क्या हमें बताती है। हम बोलते हैं कि एटम क्या है हमारा। एटम इज नथिंग बट बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो कौन होता है, वो हमारा एटम होता है। ये हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको ये बात पता होगी क्या, कि जो हमारा एटम है, जो भी मैटर होता है सबका उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम। अब जब हम बात करते हैं एटम की, तो हमें पता है कि एटम क्या होता है। एटम में सबसे बहुत एकदम एकदम टाइनी पार्टिकल, इतना टाइनी पार्टिकल होता है। एटम का साइज इतना टाइनी होता है, इतना टाइनी होता है कि विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज कांट सी, हम एटम को कभी अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हमें उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एटम को देखने के लिए। ओके, एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट जो होता है वो हमारा एटम होता है। अब बात करते हैं, तो जब भी मैं आपको बोलूँगी मैटर, तो मैटर क्या है। मैटर यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो कि वॉल्यूम कंटेन करता है, मॉलिक्यूल कंटेन करता है, यही होता है ना। और अगर वो मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है, इसका उसके अंदर क्या होगा, एटम। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम एक सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर की। अब जब हम बात करेंगे ना एटम की, तो एटम के पास फॉर एग्जाम्पल हमारा एटम है। एक मिनट, जब हम बात करते हैं एटम की, तो एटम के पास कौन कौन से पार्टिकल्स और है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। कि हमने पहले भी अपने क्लास 9 में 10 में हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, तो आई आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं एटम, क्या कहा मैंने कहा ये एटम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एटम है। तो इस एटम के अंदर क्या होता है, इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस, ये हमारा क्या था, ये हमारा एटम है। तो इस एटम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, अगर हम बोले तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है। सेंटर में बहुत ही छोटा सा न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोटॉन। कौन प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटॉन। प्रोटॉन भी प्रेजेंट होती है और हमारे न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। तो पार्टिकल्स हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोटॉन की, क्या समझ में आता है हमें, जब भी मैंने बोला आपको कि ये प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब हम बोलते हैं, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन बोलते तो हम न्यूट्रल चार्ज बोलते हैं। इसीलिए इन दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, इन दोनों चार्ज की कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इतना हमें पता है, याद रहेगा आपको। तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा एक एटम है। इस एटम के सेंटर में बहुत ही छोटा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, वो न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहाँ पे प्रोटॉन क्या है, हमारे हमारे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है एंड न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स है। आई होप आपको इतना समझ पाया होगा। साथ ही में एटम के आजू बाजू, एटम किसी से बाउंडेड होता है हमारा,
हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है। इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कुलर मैनर में एटम के सराउंड में एक रिवॉल्यूशन करता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी बोलते हैं। अगर हम इसको बोलना चाहें तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है क्या होता है एटम? बेसिक जो हमने अब तक पढ़ा था हमने वही सब देखा। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं बात करती हूँ आपको एटम की, ओके, तो हमने बात किया हमारे पास एटम है। तो हमें पता है कि एटम को किसी ने फाउंड किया होगा, तभी तो ये हमारे सामने है। एटम को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से मॉडल बने। सबसे पहला तो सबसे रिसेंट जो हमारा रिसर्च हुआ था एटम को लेके, वो किसने की थी? सर जॉन डाल्टन ने किया था। सर जॉन डाल्टन ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि एटम क्या होता है, कैसा होता है, ये सब उन्होंने किया था। ठीक है, इनका बहुत फेमस वो भी था थियरी, जिसे हम एटॉमिक थियरी बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो जॉन डाल्टन वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम के ऊपर सर्च करके हमें बताया था। फिर वो सेकंड हमारा था थॉमसन, हमारे थॉमसन सर थे, उन्होंने भी एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट किया था। तो थॉमसन मॉडल भी कब आया? 1897 में थॉमसन। पहले जॉन डाल्टन एटॉमिक थियरी आई, फिर थॉमसन मॉडल का थियरी आया, फिर आया रुदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल को कैसे करते हैं, यूज करते हैं, इसके गोल्ड फॉयल की हेल्प से हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो रुदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमने किया था बोर मॉडल ऑफ एटम। फिर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी कौन सा मॉडल हम यूज कर रहे हैं? क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल। तो हमें पता है कि इतनी सारी एटम की थ्योरी बनी की, आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए, मैम जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बनाई, थॉमसन मॉडल बना, फिर रुदरफोर्ड भी बना, फिर बोर एटम मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल भी है, क्यों नहीं इतने सारे थियरीज क्यों बनी? तो सिंपली ये है कि हर एक थियरी, इसके पहले की जितनी भी थियरी वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुकी है। कोई ना कोई ऐसा रीजन है, कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आगे अलग अलग थियरी का इन्वेंट करना पड़ा। अगर रुदरफोर्ड हमें प्रॉपर आंसर देता तो हम आगे जाते नहीं। बट क्या है, हर एक थियरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया थियरी बनाया, सिर्फ इतना है। यहाँ तक क्लियर है नाउ? तो एटम्स को पढ़ने की तो इस पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले कि एटम में क्या है, क्यों है, कैसे, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला टॉपिक है रुदरफोर्ड मॉडल। लेट्स सी, जब हम बात करते हैं रुदरफोर्ड मॉडल की, अब रुदरफोर्ड मॉडल में क्या होता है? सिंपली जो रुदरफोर्ड मॉडल है उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो उसमें हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म किया था रुदरफोर्ड मॉडल में। तो वो एक्सपेरिमेंट आया कि कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ पार्टिकल एमिट हो रहे हैं ना, कोई पार्शियली एमिट हो रहा है, कोई पूरा एमिट हो रहा है। तो हमने ये सब देखा। तो रुदरफोर्ड मॉडल फ्लॉप क्यों हुआ, इसके रीजंस क्या है? इसका रीजन ये है कि एक क्वेश्चन अराइज किया गया था कि एक्चुअली इसका ड्रॉबैक, अगर मैं आपको बताऊँ इसका लिमिटेशन, या फिर आप इसका लिमिटेशन भी बोल सकते हो या फिर इसका ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, आपको जो मन में आप वो बोलो। लेट मी राइट लिमिटेशन, आपको लिख के बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था? सी, सबसे पहला लिमिटेशन रुदरफोर्ड मॉडल का यही है कि ये सबसे बड़ी बात जो है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। रुदरफोर्ड का सबसे बड़ा टॉपिक क्या है कि ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब हमारे जो एटम है, जो मैंने आपको बताया कि ये इस एटम में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होते रहते हैं। अच्छा, सेंटर में क्या है? सेंटर में हमारे पॉजिटिव चार्ज है।
आजू बाजू क्या है इनका, आजू बाजू इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसा, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं है और हमेशा अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। पर सबने ये क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों है। हम भी जानते हैं कि एटम हमेशा स्टेबल ही नहीं रहता, ऐसे कुछ उसको स्टेबल ही भी रहता है। तो अभी हम सब ने रुदरफोर्ड से पूछा कि इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्या रीजन है कि ये स्टेबल है इतना। ऑब्वियसली बात है कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज से क्या करना होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अगर एक साथ प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, वो ओवरलैपिंग करेंगे, वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यही होता है बेसिकली। सो जब रुदरफोर्ड से ये पूछा गया कि ये इतना स्टेबल क्यों है, ये ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव अंदर बाहर है, पॉजिटिव अंदर है, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉमन बात है कि इनमें ये एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए, ओवरलैप हो जाना चाहिए। बट ये ओवरलैप ना होकर कंटिन्यूसली कैसे रिमूव हो, कैसे, क्वेश्चन था हमारे फूड मॉडल का। तो उन्होंने लिमिटेशन में सबसे पहला क्या, कुछ एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड, साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने उस वक्त एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी, ऐसा बोला जाता कि कोई भी एटम, कोई भी चीज जो एसिलेट हो रही है, क्या बोला मैंने, कोई भी चीज अगर एसिलेट हो रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो एक रेडिएशन एमिट करती है। ठीक है। अब उनके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से, अगर कोई भी चीज एसिलेशन हो रही, तो ये भी तो एसिलेशन हो रहा है कंटिन्यूसली। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि एसिलेशन हो रहा है। तो अगर एसिलेशन होता है, मूविंग पार्टिकल में हमेशा एसिलेशन प्रेजेंट तो होती है, तब भी किसी की इनमें से भी कोई ना कोई एनर्जी एमिट होनी चाहिए। नॉर्मली केस में ऐसे होता है कि आपका जो एमिट रेडिएशन एमिट होता है, उससे नॉर्मली जो हमारी, क्या बोला मैंने, जो भी एमिट होती है रेडिएशन, उससे होती कुछ ना कुछ, अगर आपका कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेशन में है तो कोई ना कोई एनर्जी एमिट होगी। तो इस केस में भी तो ऐसा होना चाहिए कि एनर्जी एमिट होने में तो इसका क्या साइज स्मॉल होना चाहिए, बट इसका साइज स्मॉल क्यों नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन जब पूछा गया रुदरफोर्ड से तो उन्होंने ये आंसर नहीं बताया, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ऐसे उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन्हीं सारी लिमिटेशन की वजह से क्या हुआ, हमारा जो रुदरफोर्ड मॉडल है वो फ्लॉप हो गया। ऑब्वियसली बात है, उसके उस टाइम पे नए नए इन्वेंशन हो रहे थे। पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों नहीं है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन रुदरफोर्ड से किए गए उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और हम पता है कि अगर हमने एक भी आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं दिया तो वो थ्योरी क्या हो जाती है, वो थ्योरी हमारी फ्लॉप हो जाती है। तो रुदरफोर्ड मॉडल का ये ड्रॉबैक था। तो जैसे ही रुदरफोर्ड का फ्लॉप हुआ तो एक नए साइंटिस्ट आए हमारे बीच में जो कि बोर्स, हम बोर्स मॉडल बनेंगे। बेसिकली उस टाइम पे एक न्यू कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। तो जो बोर्स मॉडल है वो किसके बेसिस पे बना है। तो ये टोटल हमारे पास दो केसेस है इसकी, बोर्स मॉडल की। पहला क्या हमारा, पहला डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसकी वजह से होता है, ये होता है डुअल डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो बोर्स मॉडल का फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ये इसके बेसिस पे बना है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ध्यान देके बनाना। सेकंड क्या याद था, सेकंड हम देखा, सेकंड हमने देखा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखो जब ये बोर्स मॉडल बन रहा था उसी टाइम पे ये दो थियरी भी बहुत ही उभर के आ रही थी। तो ये दो थियरी के ऊपर हमारा बोर्स मॉडल पूरा बेस्ड है।
तो पहले हम देखने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो वो चीजें हर एक आपको बहुत ही डिटेल में कराई जाएगी, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, बस जितना मैं आपको बता दूं उस हिसाब से बस पढ़ते जाइए। तो पहला हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसको देखने के बाद हम और डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा है 9th में। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि वेव्स। ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक वेव जनरेट होती है। अब ये वेव क्या है, तो वेव ज़्यादा डिटेल में हम फिजिक्स की नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है। सिंपली जब हम बोलते हैं वेव, तो वेव के कुछ पैरामीटर्स होंगे होंगे ही ना। लेट्स सी कि वेव के पैरामीटर कौन कौन से। देखो ये जो आपका ग्राफ दिख रहा है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्राफ है। ऐसे ही कुछ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ होता है। लेट्स सी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी जब हमने वेव पैरामीटर के बारे में डिस्कस करें, तो वो वेव पैरामीटर आपको भी शायद पता होगा, बट आगे बहुत ही भर भर के यूज होने वाला है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने पहले एक ओवरव्यू ले लिया, आपको जो सिर्फ रिकॉल हो जाए, एक रिकॉर्डिनेशन के लिए मैंने आपको ये स्लाइड रखी। तो वेव पैरामीटर में कौन कौन आते हैं, हमारे वेवलेंथ, हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा टाइम, हमारा एम्पलीट्यूड एक्सेट्रा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं वेव पैरामीटर में, सबसे पहले हम सोचते हैं वेवलेंथ के बारे में थिंक करते हैं कि व्हाट इज अ वेवलेंथ। ठीक है, तो नाउ वी विल सी कि हम वेवलेंथ होता है, तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रेस्ट और ट्रफ, जो हम क्या बोलते हैं, वही होता है हमारा वेवलेंथ। अच्छा, अभी जब भी हमने कोई भी नॉर्मली ग्राफ देखा, तो उस ग्राफ में आपने देखा होगा जो हाईएस्ट पीक होती है ना, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो लोएस्ट पीक, हमारा जो लोएस्ट पीक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो ये जो हाईएस्ट पोजीशन है, को इसको क्या रिप्रेजेंट किया हमने, हमने इसे रिप्रेजेंट किया है क्रस्ट, तो इस पार्ट को क्या रिप्रेजेंट किया है, हमने रिप्रेजेंट किया है ट्रफ को। इतना क्लियर है नाउ। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट और अ वेव ऑफ अ वेव, या तो क्रेस्ट और ट्रफ दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। सॉरी। तो वेवलेंथ का होता है, वेवलेंथ डिस्टेंस होता है। देखो, वो क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का भी हो सकता है, ट्रफ और ट्रफ के बीच का भी हो सकता है, और एक कंप्लीट साइकिल के बीच का भी हम वेवलेंथ निकालते हैं। तो इतना इश्यू आपको होना नहीं चाहिए। जैसे हमने बोला ये हमारा एक क्रेस्ट है, ठीक है, क्या है हमारा, क्या ये क्रस्ट है, और ये वाला पार्ट क्या हमारा ट्रफ है। तो अगर टू सक्सेसिव क्रेस्ट का हमें डिस्टेंस निकाला, तो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वेवलेंथ। या तो आप टू सक्सेसिव क्रेस्ट का डिस्टेंस निकालो, देखो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों सक्सेसिव क्रेस्ट है, और इनका डिस्टेंस होता है वेव लेंथ। जैसे आप दो टू सक्सेसिव ट्रफ हो, देखो ये भी एक ट्रफ है और ये भी एक ट्रफ है, दोनों का सक्सेसिव अगर आप पार्ट लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको वेवलेंथ मिलेगा। तो वेवलेंथ क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। नाउ अब हम देखेंगे, याद रखना आपको वेवलेंथ किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से। व्हाट इज अ वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है, तो वेवलेंथ क्या होता है आपको वो तो क्लियर हो गया रहेगा। सिंपल आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है वेवलेंथ के लिए, या तो टू सक्सेसिव क्रेस्ट, या तो टू सक्सेसिव ट्रफ। अगर इन दोनों के बीच का आपने डिस्टेंस निकाला, तो वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा वेवलेंथ होता है। सिंपली एज इट इज सेम यही है। एक कंप्लीट साइकिल में भी क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम देखने वाले हैं, हम वेवलेंथ तो क्लियर होगा, याद रखना आपको वेवलेंथ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो लैम्बडा होता है। ठीक है, अब वेव नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस में कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वेव नंबर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे लिखा हमने वेव साइकिल पासिंग गिवन पॉइंट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अब ये भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम।
पर इन टाइम में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ अ वेव। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में बेसिकली हमारा कितना ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम में, वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। इतना क्लियर है? देखो ये कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम होता है। फॉर एग्जांपल 1 टाइम में इतना ऑसिलेशन होता है, ये क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी के बाद हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी का एक बहुत ही क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो आपको वेवलेंथ तो क्लियर हो गया, सक्सेसिव क्रस्ट अभी सक्सेसिव ट्रफ के पीछे डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम कितना परफॉर्म किया, वो हमारी फ्रीक्वेंसी बताती है हमें। और एम्पलीट्यूड मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड बिटवीन द क्रस्ट एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ वेव। जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है। नाउ लेट्स सी, एम्पलीट्यूड का भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम क्रस्ट टू रेस्ट, ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा रेस्ट पोजीशन है, जी जी। तो रेस्ट पोजीशन है, एक रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं याद आया तो कोई जरूरत नहीं इतना बताने की, नॉर्मली इतना बताने की। नाउ वेवलेंथ निकल गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, हमारा एम्पलीट्यूड भी समझ में आ गया। हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते ना, तो और क्लियर अच्छे से होता है कि कैसा ऑसिलेशन पर टाइम में निकालना है, डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आपको आया होगा डायग्राम से पूरा क्लियर होगा कि पहले तो हमको ये क्लियर हो गया कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती कैसी है, नॉर्मली ऐसे साइन का होती है। फिर हम देखेंगे कि क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। हमने देखा कि एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, ये सब हमने नॉर्मली कंप्लीट किया। नाउ मैं आपको बता रही थी कि फ्रीक्वेंसी का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा डिनोट करते हैं न्यू से, तो आपको याद रखना न्यू इज इक्वल टू 1/t। न्यू क्या होता है, याद रखना आपको, न्यू एक फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू का रिलेशन क्या है टाइम के साथ, 1/टाइम हमारा न्यू होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नाउ 1/टाइम तो देख लिया, ये सब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, देखो हम अपने जो ये पूरा जो भी पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो हम बार बार वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सारे टर्म का यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको उनका जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला कि न्यू इज टू 1/d, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ये होगा, नो डाउट। यहाँ तक तो एकदम अच्छे से आपको क्लियर है। सी, ये हमारा आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नाउ वी विल सी, लैम्बडा का भी फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो वो हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो बेसिक बेसिक आपको जो भी यूज होगा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो लैम्बडा का इक्वेशन क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ये भी क्या है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सब याद होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एग्जैक्ट क्या होता है, बेसिक पैरामीटर तो आपको समझ में आ ही गया है, वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब हमने देख लिया। अब हमें देखना है एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन क्या है। तो हमेशा आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बनाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा बनाया था जेम्स मैक्सवेल ने। किसने? जेम्स मैक्सवेल एक साइंटिस्ट, इन्होंने ये इन्वेंट किया। आपको याद रखना है इन्होंने क्या कहा था। मैक्सवेल हैज सेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सीलरेशन, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट। देखो आपको याद रखना है, जब भी
हमारे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव होंगे ना, एक ऐसी रेशियो से मूव होंगे, तो क्या होगा, एट अ टाइम हमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होंगे और दोनों ही ट्रांसमिट होंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखो क्या हो रहा है, सिंपली हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है जो मूव हो रहे हैं। एट अ टाइम जब वो ये मूव हो रहे हैं तो हमारे पास दो फील्ड जनरेट हो रही है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। खास बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपने दिख भी रहा होगा, ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डेफिनेशन क्या है, किसी भी हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हमारा किसी एक ऐसी रिलेशन से मूव हो रहा है, तो एट अ टाइम क्या होगा आपका, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इतना क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे, देखो आज मैंने आपको क्या होता है, आज मैंने आपको बेसिकली ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं आपको। ये जो आपको डायग्राम है ना, आपको एग्जाम में जब आप बताओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, उसमें आपको ये डायग्राम निकालना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा हो कि एग्जैक्ट इस डायग्राम में है क्या। सिंपली मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सेलरेशन के साथ मूव हो रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही जनरेट होगी और दोनों की खास बात क्या होगी कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये तो आपको क्लियर हो गया। नाउ तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देख लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यदि आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, ये इसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, इन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, जब इन्हें प्रोपोगेशन करना है तो इसके लिए इन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। एक मिनट, ये हम 9-10 में पढ़ा है हमने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उनको नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का केस ऐसा है, अगर आप उसे मीडियम देते हो तो भी इट्स ओके, नहीं दोगे तो भी उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है, तो हमने पढ़ा था साउंड वेव, वाटर वेव, ये सारी कैसी वेव है, ये सारी वेव्स को मीडियम चाहिए। अगर मीडियम आप नहीं दोगे तो वो प्रोपोगेशन नहीं दिखाएंगे। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम हमें जरूरत नहीं होती, तो ये इसका की पॉइंट है। सेकेंड थिंग ये भी साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये पार्टिकल की तरह भी रिएक्ट करता है, हमने ये पढ़ा ही है। हाँ, ये पार्टिकल की तरह भी रिएक्ट करता है और ये हमारा मैटर वेव की तरह भी रिएक्ट करता है। ऐसा क्यों, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो कोई ये सारे जो पार्टिकल वेव, ये सारे एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, इसीलिए होगा जो हमारा थ्योरी है वो मॉडल फ्लॉप हो गया। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने हर वो एक टॉपिक को कवर किया है कि क्यों जो एटम है वो इतना स्टेबल होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये सब हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो जितना हो सके आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।